कवन फूलवा रात सजना मालिनी से कहे रे दे तू ना। कवन फूलवा रात सजना मालिनी से कहे रे दे तू ना। कि मैया हो कवन फूलवा फूले लन लालन हो माँ। कि मैया हो कवन फूलवा फूले लन लालन हो माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आपको अपने ही चैनल द यूनिक क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उत्तरकालीन मुगलों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कुछ पिछले दिनों से झारखंड इतिहास की बात कर रहे हैं। हम लोग झारखंड के पूर्व मध्यकाल को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उत्तरकालीन मुगल के बारे में। देखेंगे औरंगजेब कौन है, रामशाह कौन है, फर्रुखसियार कौन है, सर बुलंद खां कौन है। सारी जानकारी हम आप लोग को यहाँ एक आंकड़ा देने की कोशिश की है। अगर शायद हम इसी चीज़ को वीडियो बनाते के क्रम में लिखते तो इस चीज़ को हम अच्छे ढंग से सजा के नहीं लिख पाते और आप लोग को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। तो हम आप लोग को यहाँ एक कंप्लीट आंकड़ा दिए। अगर आप इस आंकड़ा को, ये एरो जो दिया गया है, इस एरो को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका उत्तरकालीन मुगल आधा से अधिक चीज़ें खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब, जैसा कि आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुआ। उस समय हमारे रामगढ़ के शासक जो दखेलसी थे, रामगढ़ के शासक दखेलसी थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद एक नागवंशी शासक आते हैं, छोटा नागपुर के नागवंशी शासक जिनका नाम होता है रामशाह। रामशाह ने 8 साल बिना कर दिए हुए शासन किए, बिना कर दिए हुए शासन किए। यहाँ आप कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद रामशाह लगातार 8 साल बिना कर दिए हुए शासन किए, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु का वह फायदा उठाए। आप ये कह सकते हैं कि वे औरंगजेब की मृत्यु के बाद फायदा उठाए। रामशाह एक नागवंशी शासक थे, छोटा नागपुर का नागवंशी शासक थे इन्होंने। और उस समय दिल्ली के गद्दी पे फर्रुखसियार बैठे हुए थे। चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी तो फर्रुखसियार उस समय दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए थे। अब फर्रुखसियार को जब पता चला कि रामशाह जो एक नागवंशी शासक हैं वो कर नहीं दे रहे हैं, तो उस समय बिहार के सूबेदार सर बुलंद खां को भेजे और बोले कि भाई रामशाह क्यों कर नहीं दे रहा है, इनके ऊपर आक्रमण किया जाए, ये कर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सर बुलंद खां ने रामशाह पे आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन रामशाह और सर बुलंद खां समझौता कर लिए और इस काम के लिए फर्रुखसियार ने सर बुलंद खां को आक्रमण करने के लिए 1 लाख रुपये भी दिए थे। 1 लाख पैसकी कहते हैं, पैसकी 1 लाख पैसकी भी दिए थे, मतलब 1 लाख रुपये आप बोल सकते हैं, 1 लाख रुपये पैसे दिए थे। एक नागवंशी शासक के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा नागवंशी शासक जो होता है वह 1724 ईस्वी में इसका आगमन होता है, जिनका नाम होता है अदुनाथ शाह। अदुनाथ शाह दोईसा से अपनी राजधानी को पालकोट चेंज कर लेते हैं। चूंकि आपको पता है कि दोईसा एक बहुत अच्छी जगह थी, राजधानी के अगर नज़र से देखा जाए तो दोईसा एक बहुत ही सुरक्षित जगह थी। उसके बगल से दक्षिणी कोयल नदी का प्रवाह था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ एक अच्छी 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। 5 मंजिला इमारत बनाने के बाद चारों ओर खाई बनाई गई थी, खाई में पानी भरा गया था। उसकी दीवार तो काफ़ी 33 इंच मोटी थी। अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 42 मीटर वो इमारत की लंबाई और चौड़ाई थी। तो फिर भी वो दोईसा इतना सुरक्षित जगह था, फिर भी उस राजधानी को अदुशाहनाथ ने चेंज करके पालकोट में स्थानांतरित कर दिए। अदुनाथ शाह का जो बेटा था उनका नाम था शिवनाथ शाह। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये राम शाह जो थे वो प्रथम नागवंशी शासक थे। उत्तरकालीन मुगल की बात करें तो उत्तरकालीन मुगल में पहले जो
नागवंशी शासक थे वो राम शाह थे, दूसरे अदुनाथ शाह थे और अदुनाथ शाह के बेटा का नाम था शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह का भी शासन चला 1724 से 1733 ईस्वी के बीच और इन्होंने भी कर देने के लिए बंद कर दिया। कौन बंद किए? तो अदुनाथ शाह के जो बेटा जिनका नाम था शिवनाथ शाह, इन्होंने कर देने के लिए बंद किया। और जब कर देने के लिए बंद कर दिया तो इस पे भी आक्रमण किया गया सूबेदार फारुकडौला के द्वारा। अब ये उस समय जो सूबेदार थे, बिहार के सूबेदार थे, वो फारुकडौला ने शिवनाथ शाह पे आक्रमण किए और इस आक्रमण के लिए बिहार के सूबेदार फारुकडौला को 12,000 रुपये का फायदा हुआ था। शिवनाथ शाह के बाद उदयनाथ आते हैं। और उदयनाथ के बाद श्याम सुंदर नाथ शाह आते हैं 1740 ईस्वी में। जब श्याम सुंदर नाथ शाह आते हैं तो इस काल में मराठों का आगमन हुआ था। और आपको बता दें दोस्तों जानकारी के लिए, जैसे ही मराठों का आगमन हुआ झारखंड में, वैसे ही मुगलों का शासन धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे कि आपको हम पहले ही बताए थे कि शाहजहां का जब यहाँ शासन आया था उस समय मुगलों का दबदबा झारखंड में काफ़ी बढ़ चुका था। और इस दबदबा कब खत्म हुआ? जब मराठे झारखंड में आए। अब मराठे झारखंड में क्यों आए, इसके पीछे भी कारण था कि मराठों झारखंड कब क्यों आए थे। झारखंड मराठे आने के पीछे एक कारण था कि मराठों को बंगाल पे विजय प्राप्त करना था और बंगाल जाने के लिए झारखंड के रास्ते से होकर मराठों को गुजरना पड़ता था। अर्थात कह सकते हैं कि यह एक रास्ता था, झारखंड में बंगाल जाने के लिए मराठों का एक रास्ता था। तो इसलिए उन लोग का मराठों का आगमन हुआ था। तो मराठों का आगमन होने के पश्चात मुगलों का शासन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो नागवंशी शासक के बारे में हम आप लोग को इतना जानकारी दिए। आप इसे जितना बात हम बोले आप इसे नोटबुक में वीडियो को रोक रोक के एक बार नहीं 2 बार देख के लिख लीजिएगा। चलिए इतना आपको तो चीज़ें कंप्लीट हो गई होगी। किसका क्या बेटा था, कौन अटैक किया, कब अटैक किया, ये सब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एक अलग पॉइंट लिख लीजिए, ये अलग पॉइंट है। वो छोटा नागपुर नागवंशियों का बात था, ये एक अलग पॉइंट है कि सरायकेला में उस समय किसका शासन चल रहा था। तो सरायकेला जो था वो राज्य का निर्माण किए थे विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के पिता का नाम था जगरनाथ सिंह। जगरनाथ सिंह कौन थे? तो विक्रम सिंह के पिता थे। सिंहभूम में उस समय जो था वह अर्जुन सिंह का शासन था। और अर्जुन सिंह कौन थे? तो पुरुषोत्तम सिंह के बेटा थे। अर्थात यहाँ कह सकते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए पिता। अर्जुन सिंह के पिता पुरुषोत्तम सिंह और पुरुषोत्तम सिंह के बेटा अर्जुन सिंह। जिस समय सिंहभूम में अर्जुन सिंह का शासन चल रहा था उस समय सिंहभूम 12 गांवों का एक समूह था। अर्थात कह सकते हैं कि अर्जुन सिंह का जो शासन था वह 12 गांवों पे था। आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इस गांवों के उत्तर में संजय नदी बह रही थी और दक्षिण में खरकई नदी का प्रवाह था। अर्थात उत्तर में इस गांवों के उत्तर में संजय नदी का प्रवाह था और दक्षिण में खरकई नदी का प्रवाह था। चलिए अब हम लोग देखते हैं रामगढ़ शासकों के बारे में। जो आज हम देख रहे हैं वह उत्तरकालीन मुगलों के बारे में ही देख रहे हैं। उसमें से नागवंशी का देख लिया, कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ देखें। अब देखते हैं रामगढ़ शासकों। जैसा कि आपको बताया कि दखेल सिंह जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो दखेल सिंह रामगढ़ के शासक थे। अब दखेल सिंह के बाद जो आते हैं वो आते हैं दलेल सिंह। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब के समय में दखेल सिंह का शासन रामगढ़ में था और औरंगजेब के बाद दलेल सिंह का था। अब दलेल सिंह ने एक राजधानी, 6 राज्य की राजधानी बिघापरगा और जागोडी, 2 ऐसे राजधानी थी जो अपने कब्जे में ले लिया। और ये वास्तव में राजधानी किसकी थी? तो मगर खां की थी। मगर खां की राजधानी थी। आप ये समझिए कि दलेल सिंह ने 6 राज्य की राजधानी बिघापरगा और जागोडी को अपने कब्जे में ले लिया। और वास्तव में यह राजधानी थी किसकी? तो मगर खां की थी। किसकी थी? मगर खां की थी। इन्होंने राजधानी ले भी लिया, कब्जा कर भी लिया और फाइनल मगर खां को मार भी दिया। अर्थात इनकी राजधानी को कब्जा भी लिया और इनकी मौत भी कर दी। कितने ईस्वी में? तो 1718 ईस्वी में मगर खां की मौत कर दी। अब आते हैं दलेल सिंह। अब एक आते हैं रक्सेल।
रक सेल के शासक जिनका नाम होता है रंजीत सिंह और एक रामगढ़ के शासक दलेल सिंह। रंजीत सिंह ने दलेल सिंह को अपने पास मिलाया, अपना एक सहयोग देने के लिए कहा और रंजीत सिंह और दलेल सिंह मिलकर टोरी क्षेत्र पे आक्रमण किया और टोरी क्षेत्र को अपने कब्जों में लिया। अब ये टोरी क्षेत्र किसका क्षेत्र था? तो नागवंशियों का क्षेत्र था। अब आते हैं रणभस्त खां। ये रणभस्त खां कौन थे? तो रणभस्त खां जो थे वो मगर खां के बेटा थे। अब इनकी बाप की संपत्ति को दलेल सिंह छीन लिए थे, तो इनका जब बेटा आता है तो यह बीघा परगा राजधानी और जागोडी राजधानी को अपने पास कई राज्यों के राजाओं के मदद से अपने पास ले आता है। आप एरो को देखिए, आप एरो को देखने का डायरेक्शन आप देखिएगा कि ये जागोडी और बीघा जो है यह कहाँ आया? तो रणभस्त खां। और रणभस्त खां कौन थे? तो मगर खां का बेटा था। तो रणभस्त खां जो थे वो राजधानी बीघा परगा को अपने पास ले आए। अब बात आती है कि अपने पास ले आए, उसके बाद रणभस्त खां के बाद एक और आते हैं महीपत खां। लेकिन महीपत खां पे भी एक नए शासक विष्णु सिंह जो है वो थे रामगढ़ के शासक। महीपत खां पे आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। अर्थात आप यहाँ देखिए कि जो ये खां वंश थे, मगर खां, रणभस्त खां, महीपत खां वंश को ये रामगढ़ के शासकों ने नहीं छोड़ा। रामगढ़ के दलेल सिंह शासक थे, वो मगर खां पे अटैक किए, राजधानी भी लिए थे। और यहाँ देखिए थोड़ा आगे इनका वंश बढ़ता है मगर खां का, तो महीपत खां पे विष्णु सिंह अटैक कर देते हैं इस सत्ता को हथियाने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि महीपत खां को रामगढ़ के शासकों ने नहीं छोड़ा। विष्णु सिंह भी एक रामगढ़ के शासक ही थे। फाइनली क्या किए? महीपत खां भी छोड़ने वाले बंदे नहीं थे। महीपत खां ने कई राज्यों मतलब कहें तो इटखोरी के राज्यों एवं टेकारी के राज्यों की मदद से विष्णु सिंह पे आक्रमण किए और विष्णु सिंह को बंदी बना लिए। लेकिन विष्णु सिंह यहाँ एक जो होते हैं बंदी बना लिए। विष्णु सिंह ने टेकारी के राजा सुंदर राय, आप यहाँ लिख दीजिए सुंदर राय, टेकारी के जो राजा थे उनका नाम था सुंदर राय को लालच दिए विष्णु सिंह और 10,000 रुपये में यह टेकारी का राजा बिक गया, मतलब इनकी तरफ मिल गया। विष्णु सिंह 10,000 टेकारी राजा मतलब सुंदर राय को दिए और सुंदर राय ने इसके तरफ मिल गया और इसे फिर निकाल दिया गया। विष्णु सिंह को उसके कब्जे से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर एक बिहार के नए सूबेदार आते हैं 1733 ईस्वी में, जिनका नाम होता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जब देखे यहाँ आप जब देखे कि यहाँ किसानों का वर्चस्व बढ़ गया है, किसानों का शासन बढ़ गया है, तो यह देखते हुए टेकारी के राजा को बंदी बनाए। टेकारी के राजा बोले तो सुंदर राय को ये बंदी बनाए और विष्णु सिंह को पराजित किए और कर देने के लिए बाध्य किए। विष्णु सिंह पे आक्रमण किए और कर देने के लिए बाध्य किए। तो यही प्रोसेस है दोस्तों कि महीपत खां ने विष्णु सिंह को बंदी बनाया और अलीवर्दी खां ने सुंदर राय को बंदी बनाया। लेकिन अलीवर्दी खां ना तो टेकारी शासक को छोड़ा, ना ही विष्णु सिंह को छोड़ा। एक को कर देने के लिए बाध्य किया और एक को बंदी बना लिया। चूंकि यह गलत किया ही था, इसके साथ मिलने का कारण था 10,000 रुपया में यह बिक गया था। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आया होगा। हम आपको यहाँ एक डिटेल आंकड़ा देने की कोशिश किए हैं। आप इस एरो को समझिएगा, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, ये चीज़ें आप लोग समझ जाइएगा तो फिर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम इसी चीज़ को कहानी के तरह अगर बोल देते तो शायद आपको चीज़ें समझ नहीं आती। आप इसे एक बार चीज़ें समझ आ गई होगी, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, चीज़ें समझ आएगी। नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यह पार्ट 1 था, पार्ट 2 आने वाला है। उसको हम हो सके तो आंकड़ा इसी तरह से हम आपको आंकड़ा दे दें ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो समझने में और आप अच्छे ढंग से समझ जाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के